कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। चलो तो अब अपनी क्लास जो है वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म है। अभी तक हम बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं और कल हमने एम्पियर्स सर्किट लॉ भी पढ़ लिया था। अब आगे जाकर गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग बच्चा। अब आगे जाकर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बैठते हैं वो है सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो आज की क्लास में हम मेजरली वही कवर करेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, और जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये टोरॉइड और सोलेनॉइड की वजह से क्या क्या आता है। सही है बच्चों? मेरी स्क्रीन फिर से आज अटकी हुई है, अभी तो ऐसे आगे ही नहीं रही, आ गया। बहुत बढ़िया। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में हमें सीखना है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चीजें जो होती हैं, जो ये नाम अजीब अजीब से मैंने लिखे हैं, ये होते क्या है, और फिर हम ये चीज पढ़ेंगे कि इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सोलेनॉइड अभी कितनी क्लास होगी बेटा? मैग्नेटिज्म की तो आई थिंक आज 6th क्लास है, 6th-7th क्लास। अभी स्टार्ट हुई है क्लास? अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी खाली हम टॉपिक देख रहे हैं, अभी आगे अपना रिकैप वगैरह शुरू करके आगे बढ़ेंगे। सही है बेटा? चलो तो सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये बताओ। एम्पेयर सर्किट लॉ। वेरी गुड, एम्पियर सर्किट लॉ। और क्या बोलता है एम्पियर? डेंस वायर जो होती है जिसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, अंदर बाहर और बीच में, हर जगह पे कैसे निकाले। और अगर कैविटी वाला केस भी आए तो कैविटी वाले केस में भी क्या करना है, ये हम लोगों ने चीज पढ़ ली थी, है ना। तो एक सेकंड में अपने एक बार वाईफाई चेंज करती हूँ, मुझे लग रहा है वाईफाई की गड़बड़ हो रही है। या फिर मेरा इंटरनेट ढंग से नहीं चल रहा है पानी के चक्कर में। ऐसे मत बोलना कि ये चीज हो गई है। ऑल राइट, अभी कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? नो, आई थिंक दैट इट्स स्टिल स्टक। नो, सही तो है, कुछ लिखा नहीं था। हाँ मैंने आगे करी, स्क्रीन शिफ्ट नहीं हुई है। हाँ वो ही है, ठीक है। तो क्विक एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्पियर सर्किट लॉ। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है ये बताओ। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl is equals to nu naught into I बराबर u naught I। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब, बिल्कुल सही बोला। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास मल्टीपल वायर्स हैं, किसी वायर में करंट बाहर आ रहा है, किसी में अंदर जा रहा है, किसी में बाहर आ रहा है, किसी में अंदर जा रहा है, किसी में बाहर आ रहा है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग करंट की मैग्नीट्यूड्स हैं। तो जैसे हमने गॉस लॉ लगाया था, कुछ उसी तरीके से हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। सपोज मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पियर्स लूप बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने यही किया था कि हम लोगों ने एक एम्पियर्स लूप बना लिया था, और अब इस एम्पियर्स लूप को यूज करके हम लोग इसके अक्रॉस अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, closed line integral of B dot dl must be equal to mu naught I, UI, ठीक है। और ये जो I होता है, ये होता है आपका enclosed करंट। जैसे वहां पे हमारे पास enclosed चार्ज था, वैसे ये हमारा enclosed करंट होता है। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हो सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी वायर्स की वजह से आ रहा हो, बट हम जो करंट लेंगे वो खाली enclosed करंट लेंगे, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन गॉस लॉ। गॉस लॉ में भी हम अपन लोगों ने यही किया था ना बेटा, कि हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट हुआ आपका, वो तो आपका सारे के सारे चार्जेस की वजह से प्रेजेंट होगा, बट हम जब वैल्यू निकालते हैं, जब हम फ्लक्स वाले एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू पुट इन करते हैं, तब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओनली द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही बात है बेटा? यस मैम। ठीक है। फिर अगर इसी लूप को मैं री इमेजिन करूं, इसको मैं टॉप से सपोज देखूं, अगर इस लूप को मैं टॉप से देखूं एंड सपोज मैं इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, तब हम लोगों ने देखा था कि अब आपका करंट इसमें मल्टीपल तरीकों से हो सकता है। सपोज दिस इज माय I1 व्हिच इज कमिंग आउट, देन मेरा एक I2 है व्हिच इज गोइंग इन, देन आई एम हैविंग I3 व्हिच इज आल्सो गोइंग इन। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि हम ये देखने के लिए कि I enclosed को आप कैसे लिखोगे, राइट हैंड थंब रूल अपना यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता, तो राइट हैंड थंब रूल आप यूज I1 प्लस होगा, बाकी नेगेटिव। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। अगर आप I1 की डायरेक्शन देखो और अपना ये देखो जो आपका पाम कर्ल हो रहा है, इट इज कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एम्पियर्स लूप, सो वी विल राइट म्यू नॉट I1, और बाकी दोनों जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे, एक I2 आएगा, एक I3। यही पढ़ा था बच्चों कल की क्लास में अपन लोगों ने, और इसके ढेर सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। चलूं आगे? यस ठीक है बेटा, यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अपने अगले टॉपिक पे जो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कुछ ना ऐसी बहुत ज्यादा अजीब सी चीज नहीं है। हम लोगों ने एक लूप के बारे में तो पढ़ा है ना, कि एक लूप के एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आता है। तो सोलेनॉइड कुछ इसी तरीके की ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे मल्टीपल लूप्स होते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास इस तरीके से मल्टीपल लूप्स रहते हैं, बहुत ही सारे नंबर ऑफ लूप्स रहते हैं हमारे पास जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसको आप अपने सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो। इसका मैम स्क्रीन स्टक है। अच्छा, हाँ स्क्रीन नहीं लग रही, मतलब लग रही है। लग रही है बेटा, लेट मी रिफ्रेश। राइट, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब ये जो इसकी शेप होती है इसको हम कुछ हेलिकल कॉइल कहते हैं, तो ये आपकी कुछ हेलिकल कॉइल जैसी शेप होती है इसकी। ठीक है, दिस इज हेलिकल कॉइल। तो जैसे हमारे पास एक लूप था, यहाँ पे हमारे पास बस मल्टीपल लूप्स हैं, और इसको आप किसी भी करंट सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो कि सपोज आपका करंट यहाँ पे आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट आई अंदर जा रहा है, यहाँ से आपका जो करंट है वो बाहर आ रहा है। सही है बेटा, इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि इसकी शेप वगैरह में इफेक्ट ना आए, इसमें कोई दिक्कत ना हो, यूजुअली इसके अंदर कुछ ना कुछ बेस डाल दिया जाता है। ठीक है, यूजुअली इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बेस डाल दिया जाता है जो आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। सो दिस इज टिपिकली अ नॉन कंडक्टिंग बेस। दिस इज टिपिकली अ नॉन कंडक्टिंग बेस। अब इसको अपन यूज क्यों करते हैं, सोलेनॉइड के बारे में हमें पढ़ना क्यों है? सोलेनॉइड के बारे में हमें इसलिए पढ़ना है बिकॉज सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज व्हाई वी वांट टू स्टडी अबाउट इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को पता हो तो? मैम जो जो इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन में electricity से मैग्नेटिज्म magnetism यूज पैदा करते हैं। यस मैम। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जब आप करंट को पास करोगे, जिसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो सोलेनॉइड भी एक वैसी ही ऑब्जेक्ट है, और सोलेनॉइड के केस में जब हम इसके थ्रू करंट पास करते हैं तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट। तो हमारे जैसे टीवीज वगैरह होते हैं, या फिर कहीं पे भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स में अंदर की साइड पे आपका जो सोलेनॉइड होता है वो यूज करा जाता है, ताकि जैसे ही उसके अंदर से करंट पास किया, हमारा जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो यही इसका यूज भी रहता है। इसका आप यूज भी यही लिख सकते हो, दैट इट इज यूज्ड, इसका यूज भी यही रहता है बेटा, दैट इट इज यूज्ड टू जनरेट अ, इट इज यूज्ड टू जनरेट अ। मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, अब आ गई? यस मैम। ठीक है बच्चा। It is used to generate a controlled magnetic field. It is used to generate a controlled magnetic field through the coil. ये जो हमने ऊपर हेलिकल कॉइल लिखी है वो through the coil wound into a tight हेलिक्स। ये जो शेप होती है इसको हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स का एक स्प्रिंग की तरह भी इसको इमेजिन कर लोगे तो चल जाएगा मेरा काम। बस स्प्रिंग में ये चीज मान के चलनी है कि जो पिच है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल पिच है उसकी, है ना बेटा? ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर ली, चलूं आगे? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, पिच मैम ये स्मॉल। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट वर्ड हाई के बाद? टाइट हेलिक्स है या लाइट Tight. हेलिक्स है? ओके, टाइट हेलिक्स है। नॉन कंडक्टिंग बेस का क्या मतलब हुआ? ये जो शेप होती है ना, ये शेप इसकी डिस्टरप्ट होनी इजी रहती है, तो कभी कभी इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग बेस डाल देते हैं ताकि जो सारा सारा करंट है वो उस कॉइल में से ही पास करे और ये शेप इंटैक्ट रहे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैम ये आंसर कर दिए हेलिक्स का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग, हेलिकल शेप का मतलब होता है स्प्रिंग वाली शेप। सही है बेटा? Okay. ठीक यस है, मैम। तीनों क्वेश्चन आंसर हो गए। मतलब चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज भी आप लोग नोट डाउन कर लो, अगर हेलिक्स वाली शेप में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो दैट यू कैन अज्यूम, थोड़ी सी थियरी लगवा देती हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या बना दिया। यू कैन अज्यूम अ स्प्रिंग और हीलिक्स। ये भी आज की क्लास में खत्म करके ना अपना कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फोर्स वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। यू कैन अज्यूम स्प्रिंग और हेलिक्स एज अ कॉन्फिगरेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, स्प्रिंग और हेलिक्स मतलब स्प्रिंग की शेप और हेलिकल शेप आपकी सेम ही होती है। बस आपको एक चीज जो दिमाग में लेके चलनी है वो ये लेके चलनी है कि जो ये आपकी जो मल्टीपल मैम स्क्रीन स्टक। अच्छा बेटा, ये जो आपके मल्टीपल कॉइल्स है इनके बीच में डिस्टेंस आपका बहुत कम होता है, तो अगर आप छोटा सा भी डिस्टेंस देखोगे ना उसमें बहुत सारी मल्टीपल कॉइल्स होंगी। ठीक है, इसी तरीके से सोलेनॉइड को डिजाइन भी किया जाता है कि जो मल्टीपल कॉइल्स है हमारे पास उसमें इनका जो डिस्टेंस रहेगा, जो पिच रहेगी वो बहुत कम रहेगी। सो यू कैन अज्यूम अ स्प्रिंग और हेलिक्स एज द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सोलेनॉइड, as the configuration of a solenoid, provided that pitch of the helix is infinitesimal, ठीक है बेटा? और ये जो पिच ऑफ
हेलिक्स इज इनफाइनाइटसिमल मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इसका एक और मतलब जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ये इंटरप्रेट कर सकते हो दैट सोलेनॉइड is made up of solenoid is made up of infinite rings, and distance between each ring is very small, अच्छा अभी स्क्रीन स्टक है, एक सेकंड बेटा रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है अभी आ गया बेटा, यस मैम। सही है। ये चीज क्लियर हुई कि सोलेनॉइड एक हमारी ऐसे कॉइल सी बन गई बस, और ये कॉइल को हमें ऐसे अज्यूम करना है कि बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स की बनी हुई है और हर रिंग के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, तो एक स्प्रिंग की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो। हम इसको सही है बेटा? नेगलेक्ट कर दें डिस्टेंस को? हाँ कर लो, निगलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमारे काम आएगा तो बाद में इसको हम निगलेक्ट भी कर लें। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है इन सबके बीच में। सही है, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम चलो अब एक सोलेनॉइड के अंदर आपको जो टर्म समझनी है वो आपको समझनी है कुछ नंबर डेंसिटी की, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं आपकी पर यूनिट लेंथ। तो वो आप कैसे देखते हो कि सपोज हमारे पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास सपोज सोलेनॉइड है और लेट मी से दैट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेरे n है, n इज माय टोटल टर्न्स, कैपिटल N इज माय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है, जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो L के बराबर है, the length is equal to L. So if I want to determine कि what will be the number density, which means I want to determine number of turns per unit length, अगर हमें डिटरमिन करना है तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? वेरी गुड, स्मॉल n विल बी डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसे ही करेंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम अभी डेरिवेशन करेंगे सोलेनॉइड की तब हम यूज करेंगे। ठीक है, चलूं आगे? चलो अब अपना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को अपन सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो बायो-सावर्ट्स लॉ से भी मैं करवा दूंगी, और एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे निकालते हैं वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ से मुश्किल रहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपका थोड़ा इजी रहता है। सो लेट मी, आप भी हेडिंग लिख लो सब बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड at a point P on axis of solenoid, तो सोलेनॉइड के बारे में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है अंदर सोलेनॉइड के वो काफी यूनिफॉर्म रहता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो दैट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर काफी यूनिफॉर्म रहता है। मैग्नेटिक, क्या बेटा? बच्चा म्यूट कर लो अपने आप को बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका सोलेनॉइड के अंदर काफी यूनिफॉर्म रहता है, मतलब उसकी वैल्यू काफी कांस्टेंट रहती है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के बाहर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली नेग्लिजिबल रहता है। मतलब बाहर सोलेनॉइड के मतलब बाहर जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज्यादा कम होता है, डिस्टेंस के साथ और कम होता रहता है, तो उसको हम नियरली निग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, एंड इनसाइड काफी ज्यादा उसकी वैल्यू भी रहती है। जैसे जैसे हम एंड्स पे पहुंचते हैं वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होने लग जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नेग्लिजिबल। थियोरेटिकल टॉपिक है। नेग्लिजिबल क्या बेटा? क्यों होगी मैम आउटसाइड नेग्लिजिबल? बेटा नेग्लिजिबल नहीं होती, अभी उसकी डेरिवेशन में हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सोलेनॉइड के बीच में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सारे के सारे जो करंट कैरिंग एलिमेंट्स है ना उनकी वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बाहर जाके वो आपका फील्ड इतना डिविएट होता है, इतनी दूर दूर फील्ड की लाइंस बनती है कि उसको हम निग्लेक्ट कर लेंगे, जीरो मान लेंगे। होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि होता ही नहीं, बट बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। सही है बेटा? ठीक है, तो अब मैंने सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से बनाया ना आप लोगों का, अब मैंने सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से बनाया। तो ये मेरा ऐसे, ये 2 डायमेंशनल शेप तो है नहीं, ये कुछ 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसे रिंग है, जिसमें से अगर मैं बोल रही हूँ कि करंट ट्रैवल कर रहा है कुछ इस तरीके से, मेरा कुछ करंट इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है,
तो अगर मैं ये ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स देखूं, ये पूरे के पूरे में अगर मैं ऊपर और नीचे वाले पॉइंट देखूं, तो ऊपर वाले पॉइंट से फॉर एग्जांपल करंट बाहर की साइड पे आ रहा होगा या फिर अंदर की साइड पे जा रहा होगा, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसमें ऑपोजिट फिनोमेना हो रहा होगा। ये चीज में अग्री करोगे सब? Yes, कुछ इसी ma'am. तरीके की सिचुएशन हो रही होगी। अगर चलो मैं करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देती हूँ यहाँ पर, लेट मी मेक द डायरेक्शन एज ऑपोजिट, लेट मी से इट इज समथिंग लाइक दिस। तो मेरा जो करंट आया वो ऊपर वाली शेप से अंदर गया अंदर और जाएगा। नीचे वाली शेप से बाहर आया। कुछ ये चीज दिख रही है यहाँ पे, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, ma'am. है ना? तो अगर मैं इस सोलेनॉइड को एक तरीके से बीच में से काट दूं, इस सोलेनॉइड को मैं बीच में से काट दूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप नहीं बन जाएगी, जहां पे मेरा ऊपर वाली, तो जहां जहां पे ये कॉइल थी वहां से करंट कुछ अंदर की साइड पे जा रहा है फॉर एग्जांपल, है ना? जहां जहां पे वो जो ऊपर वाला, ये बहुत मैग्निफाइड है इसका, ये सोलेनॉइड का बहुत मैग्निफाइड वर्जन मैंने ड्रॉ किया है। सपोज ये पूरी की पूरी लेंथ आ गई है मेरी, तो ऊपर वाले एंड में मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सॉरी करंट है, करंट बाहर की साइड पे आ रहा है, और नीचे वाले एंड में यही जो फील्ड है, यही जो करंट है वो अंदर की साइड पे जा रहा होगा। कुछ इस तरीके का इमेजिन कर सकते हैं सब बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, yes ma'am, this is easy. So this is a magnified version of the same solenoid which we are having. Let me say that the length of this solenoid is equal to L, and let me say कि ये जो solenoid का एक्सेस है उसके किसी पॉइंट पे मुझे डिटरमिन करना है कि भाई फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। तो ये जो मेरा एक्सेस है उसका ये पॉइंट है P, जिसपे आई वांट टू डिटरमिन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस केस में। सबसे पहले बायो-सावर्ट्स लॉ कैसे लगाते हैं उससे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि बायो-सावर्ट्स लॉ से हम इस चीज को कैसे निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो P पॉइंट है इससे मैं किस तरीके से अपना पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो डिटरमिन कर सकती हूँ। तो ध्यान से देखना, बायो-सावर्ट्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये छोटा सा एलिमेंट कुछ इस तरीके से लूंगी, यही तो होगा मेरा छोटा सा करंट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। मैम आपने सिंबल्स उल्टे नहीं बनाए हैं। ये क्रॉस और सर्कल के, Yes, ma'am. ये लो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर लो, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सही है? Yes, ma'am. ठीक है, वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रॉस और मतलब मैं खाली ये कहना चाहती थी कि ऊपर वाला जो करंट है वो नीचे वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, तो वो करंट की डायरेक्शन से अपन लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया विच विल बी इक्वल टू dx। ये चीज सही है? और अब ये जो Yes. dx एलिमेंट की वजह से यहाँ पर छोटा सा फील्ड बन रहा है, उसका मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगी यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। कैसे लिखूंगी वो भी बहुत ध्यान से देखना। तो अब ये वाला जो यहाँ पर dx एलिमेंट बन रहा है, इसको ना 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। ये एलिमेंट आपका एक्चुअल में कोई स्ट्रेट लाइन एलिमेंट नहीं है, ये रिंग वाला एलिमेंट होएगा, है ना? dx के अंदर कुछ नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, dx विल हैव सम नंबर ऑफ रिंग्स, होंगी नहीं होंगी? यस मैम होंगी। Yes, ma'am. और हमें पता है कि एक रिंग की वजह से क्या वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो जितनी भी यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो निकाल के मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, मेरा काम हो जाएगा। हो जाएगा मैम। समझ में आया? मैंने फटाफट क्या क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैम ये तो क्या ही हो गया, है ना बेटा? तो मैंने रिपीट करना एक बार। ठीक है, मैंने आपको क्या चीज बोली कि जैसे आपको याद है कि हमने रिंग और डिस्क वाला केस किया था, यस याद है बेटा? तो हम लोगों ने क्या किया था, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर मैंने कहा था कि डिस्क के लिए जब मुझे निकालना है तो डिस्क इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिंग्स, तो किसी एक रिंग की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और उसको इंटीग्रेट कर दिया। सही बात है ना बेटा? तो यहाँ पर भी तो Yes. वैसा ही सिचुएशन हो रहा है ना। ये जो मैंने dx एलिमेंट लिया है इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ रिंग्स होंगी, छोटा सा ये एलिमेंट है, इसमें कुछ माइक्रो लेवल पे देख के बोलो। हाँ माइक्रो लेवल पे देखोगे तो कुछ नंबर ऑफ रिंग्स आएंगी इसके अंदर। उन रिंग्स की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है। मैम इसको हॉलो सिलेंडर कंसीडर नहीं कर सकते dx को? हॉलो सिलेंडर नहीं कर सकते ना, इसमें आइडियली है तो ऐसी वाली कॉइल, हॉलो मैम सिलेंडर लेकिन नहीं वो है ना। तो एक तरह से कॉन्टिन्यूअस ही है ना। पर करंट तो आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, तो हॉलो सिलेंडर कैसे लोगे? यस मैम ठीक है। है ना? करंट तो आपका अलग तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट भी तो आपका ऐसे हेलिकल शेप में फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा? तो अब इस तरीके को, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x। ठीक है? लेट मी से दैट ये जो मेरा एंगल बना रहा है एलिमेंट, दैट एंगल इज इक्वल टू सम थीटा, और ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट मेरा एक एंगल इंस्क्राइब कर रहा है, दैट इज इक्वल टू d थीटा। यहां तक मेरी कंस्ट्रक्शन समझ में आई कि कंस्ट्रक्शन क्या करी है?
हमें थीटा कौन से उस पॉइंट से निकाला है आपने? थीटा इज द एंगल जो एक्सेस का बन रहा है, जो मेरा ये जो dx वाला एलिमेंट है उसके साथ, और d थीटा इज द एंगल व्हिच दिस छोटा सा एलिमेंट इज इंस्क्राइबिंग ऑन पॉइंट p। ओके मैम। ठीक है, यहां तक कंस्ट्रक्शन समझ में आई? एंगल जो मेरा एलिमेंट बना रहा है वो मेरा d थीटा के बराबर है। ठीक है, Yes, चलूं ma'am. आगे? चलो, अब Yes, ma'am. सबसे पहले मुझे अगर निकालना है कि पॉइंट P पे ये dx एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इस एलिमेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिंग्स है। तो व्हाट विल आई डू टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिंग्स? नाउ द फर्स्ट नंबर डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर नंबर डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर? मैम क्या स्मॉल आएगा? n into dx। वेरी गुड, स्मॉल n इंटू dx हमारे पास आएगा, जहां पे स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L। तो नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ वायर इन रिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? इन रिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? स्मॉल n, रिंग के लिए स्पेसिफिकली इट विल बी इक्वल टू जो हमारी नंबर डेंसिटी थी मल्टीप्लाइड बाय dx व्हिच इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय dx। इज दिस ओके? अच्छा बेटा, एक सेकेंड। अभी आ गया बच्चों? Yes, Yes. ma'am. ठीक है बेटा, तो अब ये जितनी रिंग्स होंगी उतना ही तो करंट भी फ्लो करेगा ना। जितनी ये रिंग्स होंगी उतना ही तो करंट भी फ्लो करेगा। टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा? टोटल करंट हमारा पूरे के पूरे जो ये सोलेनॉइड में कर रहा है, हाँ बेटा एक सेकेंड, I and dx. वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिख रहा है अब बच्चों? आज स्क्रीन स्टक हो रही है, हाँ ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट आई नॉट इज द करंट in the ring element, current in the ring element, current in the ring element। तो ये कितना हो जाएगा? जितनी भी ये रिंग एलिमेंट की नंबर डेंसिटी है, जितना ये यहाँ पे आपका नंबर डेंसिटी आया है, मल्टीप्लाइड बाय द करंट थ्रू ईच टर्न। सो आई नॉट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे एलिमेंट के अंदर, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय करंट थ्रू ईच टर्न, बाय करंट थ्रू ईच टर्न, तो आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, करंट थ्रू ईच टर्न आप लोगों को सपोज गिवन है आई के बराबर। करंट तो आपका जितनी बैटरी लगाओगे उसी के बराबर फ्लो करेगा ना सर्किट में। तो आई नॉट की वैल्यू एक तरीके से आप लोगों की कितनी हो जाएगी? n dx मल्टीप्लाइड बाय आई, जहां पर ये जो आई है दिस इज योर करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. मैम ये ई क्या है? ई का है एन बाई ई ऊपर। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, और अच्छे से बना देती हूँ लेंथ को। कैसे तुम लेंथ एल कैसे लिखते हो? कैपिटल ऐसे? ये तो सही है। स्मॉल हो गया। हाँ, ये स्मॉल एल हो गया, तो एल को लिख देती हूँ तो यहाँ पर। डंडा बना देते हैं बस। नहीं, वो तो यार बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सही है बच्चों यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं कि हम अपना जो फॉर्मूला है वो लगा पाए। तो मुझे ये चीज याद दिलाओ कि रिंग की वजह से हमारे पास क्या फॉर्मूला आता था? Mu naught I r square upon 2 bracket r square plus s square की power 3/2. वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सपोज आई हैड अ सिंगल रिंग, तो वो सिंगल रिंग की वजह से अगर मुझे पॉइंट पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, एंड आई नो दैट दिस इज इक्वल टू x, ये जो डिस्टेंस है, और इसका रेडियस मेरा अगर मुझे पता है r के बराबर है, अगर हमें पता है दैट इसका रेडियस r के बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जो हमारे पास आया था, उसकी डायरेक्शन हम रूल से बता सकते हैं अपने, जो भी हमारा रूल है। करंट सपोज कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। ऑल राइट, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, यही वैल्यू आती है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी हम यही चीज तो यूज करेंगे, बस यहाँ पर आई की वैल्यू मेरी अलग हो जाएगी, है ना? यहाँ पर मेरी बस आई की वैल्यू अलग हो जाएगी। इन दिस केस जो मेरा ये करंट होएगा उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, और जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा एलिमेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट
मल्टीप्लाइड बाय, अब आई की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, n मल्टीप्लाइड बाय आई dx मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास dv का एक्सप्रेशन। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब इसको तो इंटीग्रेट कर लेंगे ना बड़े आसान से। Yes, ma'am. Yes, इसको तो खाली इंटीग्रेट करने वाला काम रह गया। इंटीग्रेट करने के थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो देख लो कैसे कैसे करना है। अब dv की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये dv वेक्टर फॉर्म नहीं, खाली मैथमेटिक्स है इसका भी फिलहाल। तो dv की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आ जाएगी, म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एन dx। कुछ इस तरीके का मेरे पास एक्सप्रेशन बैठ गया। अब चलते हैं वापसी अपने डायग्राम पे, थोड़ा डायग्राम पे वापसी चलते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल डायग्राम जो मैंने बनाया। तो मैं dx में इंटीग्रेट करने में कंफर्टेबल इतनी हूं नहीं, तो मैं dx की जगह इसको थीटा में इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो भी थीटा के टर्म्स में ही आता है। तो थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करने के लिए tan थीटा की कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, Yes, ma'am. tan थीटा की कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। तभी तो ये वाला आपका रेडियस हो जाएगा ना, तभी तो हमने वहां पे भी r लिया है। ये वाला डिस्टेंस हमारा r के बराबर है, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन x। Yes, ma'am. Yes. तो वहां से अब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, अब हमारी इंटीग्रेशन वहीं से शुरू होगी। दैट आई विल अज्यूम दैट tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x, व्हिच मींस दैट x इज इक्वल्स टू r cot थीटा। ठीक है, तो यहां से अब मैं dx की जगह ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये d थीटा में चेंज कर सकती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड गाइस, Yes, ma'am. है ना? तो ये अब हम चीज करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अभी हम लोगों ने db की क्या वैल्यू लिखी थी, db की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स Plus स्क्वायर x square. रेज टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एन dx। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि x की वैल्यू ले लो r cot थीटा, r cot थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो cot थीटा को डिफरेंशिएट करते हो तो याद है क्या आता है, Minus Minus. cosec square theta. माइनस कोसेक और कॉट फिर माइनस Very good. कोसेक वेरी गुड, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, यही मैम आएगा। तो आपकी अब मैं ये स्क्रीन सारी स्टक नहीं है। नहीं है, अच्छा ठीक है बेटा, अभी चेक करते हैं कि कैसे नहीं है, होनी चाहिए। अभी आ गई। मैम स्मॉल एन भी कांस्टेंट नहीं होगा? Yes, स्मॉल ma'am. एन भी कांस्टेंट है, वो भी अभी बाहर ले लेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे, तो खाली थीटा के टर्म में इंटीग्रेट होएगा आपका। सही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, Cosec square theta. Cosec square हाँ, थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं रेडी हूँ सारी की सारी चीजें इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dv विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सही है ना यहाँ तक? Ma'am, whole की power 3/2 भी है ना? होल की पावर 3/2 है। हाँ, तो 3/2 अगर करेंगे तो क्यूब आ जाएगा ना यहाँ पर। Yes, ma'am. हम वो कॉस लिख गया गलती से। उसको एडिट कर रही हूँ मैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर आर क्यूब कोसेकेंट क्यूब थीटा, कोसेकेंट क्यूब थीटा। कर लेंगे। सही है। एंड इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, एन को चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, dx हमारा कितना है, आर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दिस ओके? Yes, ma'am. यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हो, तो अब इसको थोड़ा सा एडिट कर लो, थोड़ा सा काटा पीटी कर लो बेटा। मैम यहाँ पे cot थीटा भी तो आएगा। कॉट थीटा क्यों आएगा, देखो यहाँ पे एक तो हमारे पास dx वाली टर्म थी, dx की वैल्यू हो गई r इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। और नीचे वाली cot का सिचुएशन में डेरिवेटिव तो मैम माइनस cos स्क्वायर थीटा cot थीटा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, तो कॉट का डेरिवेटिव आएगा ना यहाँ पे, तो dx आएगा ना यहाँ पर बेटा। dx की वैल्यू डालोगे ना यहाँ पर, x थोड़ी डालोगे। सही है बच्चा? Yes, ma'am. ठीक है। अगर इसको मैं रीराइट करूंगी तो बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग इज ये r जो पूरा का पूरा r वाला पार्ट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब, और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर से एक कोसेकेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ बेटा, नहीं मैम, Ma'am, ठीक है। screen. मैम आर पूरा गायब हो जाएगा। r तो पूरा गायब हो गया, नहीं मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है बच्चा प्रणव।
ठीक है, आर तो Okay, पूरा ma'am. गायब हो गया, हमारे पास बचेगा क्या, एक तो नेगेटिव आ जाएगा, चलो वो तो साइन की वजह से आ गया कुछ, माइनस म्यू नॉट एन आई, माइनस म्यू नॉट एन आई, कोसेकेंट नीचे है तो उसको ऊपर ले जाके साइन कर दें। Yes, ma'am. अब स्क्रीन स्टक है, अभी एक बार दिख रही है शायद बच्चों को, माइनस म्यू नॉट आई ऊपर ले जाके साइन थीटा कर देते हैं, डी थीटा कर देते हैं अपॉन 2, हो जाएगा ये इंटीग्रेट। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये हमारा इंटीग्रेट करने के लायक हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा हमारा इंटीग्रेट करने के लायक आ चुका है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं ये भी चीज देख लो, इसको आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे। 90 से 90 90 से 90 तक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन हो गई बेटा, इसको 90 से 90 तक नहीं, अब आपका थीटा 1 और थीटा 2 हमें कुछ एंगल लेना पड़ेगा ना, तो जो भी यहाँ पर मेरा एंड होगा, कौन से कलर से बनाऊं, रेड से बना देती हूँ, जो भी यहाँ पर मेरा एंड होगा वो जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा 1, कैन यू Yes, गाइस सी ma'am. दिस, एंड ये वाला जो दूसरा वाला एंड एंगल बनाएगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा 2, यहाँ पर ये वाला एंगल, Yes, ma'am. सही है ना, थीटा 1 और थीटा 2 तो यही एंगल्स आ जाएंगे, तो इन्हीं के हिसाब से मैं इनको इंटीग्रेट भी करूंगी, दिख रहे हैं ये दोनों एंगल्स, Yes, ma'am. देख रहे हैं. ठीक है। सोलेनोइड के एज पर है ना मैम वो? हाँ, दोनों के दोनों बिल्कुल सोलेनोइड की एंड वाली पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट से हमने ये दोनों एंगल बना रखे हैं, दोनों के दोनों आपका जो वो एक्सिस है उसी से लिए गए हैं, जैसे पहले के केस में हम जब लाइन के लिए करते थे तो उल्टे एंगल लेते थे, यहाँ पर आपके दोनों के दोनों एंगल्स आप एज से ही लोगे, जो आपका एक्सिस है ना, एक्सिस से एक एंगल और एक्सिस से दूसरा एंगल, सही है बच्चों। जी मैम। ठीक है, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 आ गया हमारे पास, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लायक हैं, सो वी कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, integrating this expression integrating this expression for net electric field, sorry net electric नहीं, कौन सा है ये, मैग्नेटिक, ऐसे ही करनी है भाई तुम्हें डेरिवेशन, अगर ये पेपर में भी आ जाए तो, वैसे मुश्किल है, तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में एम्पियर सर्किट लॉ से होती है, बट इससे भी करवा रही हूँ कि ठीक है यूजफुल होता है, वरना बच्चे पूछते हैं कि मैम ये बुक में क्या सिलेबस दे में तो दिया। है भी नहीं ये हाँ, ये सिलेबस में नहीं है, मैं तभी बता रही हूँ कि जेई के सिलेबस में ना कभी कभी आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो पता होना चाहिए भाई कि कैसे ये क्वेश्चन भी पूरा हो रहा है, ये आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डीवी को इंटीग्रेट करना है हमारे पास, और डीवी में जैसा बच्चों ने बोला कि एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, खाली साइन थीटा को इंटीग्रेट करना रह गया ना, Yes, ma'am. फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, सही है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ साइन थीटा को, तो कॉस थीटा आता है, उसका नेगेटिव आता है, Minus cos theta. माइनस एन म्यू नॉट आई अपॉन 2, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, माइनस माइनस तो मेरे पास कट ही जाएंगे, तो एक तरीके से मेरे पास जो नेट वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, वेरी गुड, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की आप लोगों को निकालनी है वो राइट हैंड थंब रूल से अपनी निकाल लेना। राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालोगे कि अब आपके पास मल्टीपल कॉइल्स हैं, अब आपके पास ये सारी मल्टीपल कॉइल्स हैं, इसमें आपका करंट अंदर जा रहा है और यहाँ पर ये जो डॉट वाला पोर्शन है उससे करंट बाहर आ रहा है, मतलब ये सारी कॉइल्स की वजह से इस वाली डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपका अलोंग द एक्सिस ही आएगा, या तो फिर इस साइड पे आएगा या फिर इस साइड पे आएगा, जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वो आप राइट हैंड थंब रूल लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इज दिस डेरिवेशन ओके? Yes, ma'am. ठीक है, चलो तो ये Right तो hand thumb rule मैम फिर एक से सेकंड बता दो। नोट कर लेने दो. कौन सा वाला पेज पे लेके जाऊं, एंड वाले पे ही? नहीं मैम वो तो लास्ट थर्ड वाले पे. अच्छा ठीक है बेटा। हाँ बच्चा क्या पूछ रहे थे आप? मैम एक बार राइट हैंड थंब रूल वाला बता दो। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल में बता रही हूँ कि अब जैसे सपोज तुम्हारे पास मल्टीपल कॉइल्स ही तो आ गई, एक कॉइल की वजह से निकालना होता था तो राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा देते थे, जिस डायरेक्शन में करंट उसके जो थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ पर भी तो बस मल्टीपल, निकालता वैसे वैसे मल्टीपल सर्कल्स के लिए तो सेम ही चीज लगेगी, तुम्हारा करंट जैसे जहां से बाहर आ रहा है जहां से अंदर जा रहा है, बस राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल लो। यस सही मैम, है? आपने जो बोला था वो सच था। मैंने बहुत क्या बोला घटिया था? है ये। हे भगवान, नहीं नहीं सही है। ये चैप्टर ना थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा वैसा चैप्टर है कि थोड़े से ऐसे डेरिवेशन, थोड़े फॉर्मुलास वगैरह ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं इनसे। मैंने आपके जेई के कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसमें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आ रखे हैं, जो मैं अभी आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगी। दो हाँ देखे बेटा, हैं मैम, मैंने 2 देखे इस के क्वेश्चन पिछले हाँ, वाले और अभी मैं दिखाऊंगी वो 2026 आइडियल के। सोलेनॉइड के हैं, और आइडियल सोलेनॉइड में डायरेक्टली एन म्यू नॉट आई वाला जो एक्सप्रेशन आता है उससे आंसर आ जाएगा।
उसमें वायर के बीच में फोर्स निकालनी थी और वही सेम हाँ। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बस। वही मैं बोल रही हूँ इसमें ना, जैसे अभी अभी तो जैसे मैं आपको देखो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से डील कर रहे हैं, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से एक बार ये डील कर लें, ये वाला सोलेनॉइड और टॉरॉइड का पार्ट खत्म होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन एक बार के लिए खत्म होएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्स कैसे लगेगी। पहले हमने उल्टा किया था, पहले हमने फोर्स के बारे में बात कर ली थी, फिर हम फील्ड पे आए थे। यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। मैं आगे वाले पेज पे ओके मैम हाँ। एक सेकंड। अच्छा कर लो बेटा नोट डाउन, कोई नहीं। अगर डीएक्स से होता तो क्या करते हम लोग? डीएक्स डीएक्स से इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, नीचे वाला इंटीग्रल ना वो करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता। करना है तो वो भी कर सकते हो, बट वैसे आपका थीटा के टर्म्स में जो होता है ना, वो वाला एंगल सॉर्ट आउट करना मैम, इजी रहता है। एक हाँ बार बेटा, आगे का पेज मैम हो दिखाओ। गया। हाँ आगे का पेज दिखा देती हूँ बच्चा। नीचे वाला इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत ट्रिकी हो जाता है, कैसे करते हो सर? मैम किसी मतलब लूप में वो आउटवर्ड कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, समझ में नहीं आ रही है। आउटवर्ड थोड़ी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। रुको मैं एक बार आपको एक बार ये वाली चीज नोट डाउन करो, फिर डायग्राम फिर से डायरेक्शन का दिखाती हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा मैम। ठीक है, डायरेक्शन मैं समझाती हूँ। डायरेक्शन मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास सिंगल कॉइल है, अगर मेरे पास इस तरीके की सिंगल कॉइल रहती है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे बताते हो? अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो मैम पॉइंट रखेंगे तब पता चलेगा कहाँ पे। चलो ये वाला पॉइंट है, सॉरी पॉइंट रखना तो भूल ही गई। कैसे बताओगे? मैम ठीक है मैम, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे या हाँ फिर राइट हैंड कर्व रूल भी लगा सकते हैं। हाँ, तो कौन सी और डायरेक्शन पी आएगी? की तरफ Outside चले है। जाएगा, पी की तरफ चला जाएगा मैम। इस मैम तरीके से आउटसाइड आएगी आएगा, सर्कल के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आएगा। यस मैम, अब मैं आउटसाइड। आपको क्या बोल रही हूँ कि ऐसी हमारे पास मल्टीपल आ गई, ऐसी हमारे पास मल्टीपल आ गई। तो मल्टीपल आने का क्या मतलब है कि सपोज ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, यही तो डायग्राम बनाया मैंने। ऐसी हमारे पास मल्टीपल लूप्स आ गए, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, नीचे से करंट बाहर आ रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताओ, कैसे बताओगे? यही तो थंब रूल ही लगा लो सेम ना, रहेगा। पूरे में थंब रूल लगा लो। ये पूरे के पूरे एक्सेस पे आपको अगर बताना है तो पूरे में थंब रूल नहीं लगा सकते। यहाँ से अंदर गया, नीचे से बाहर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ जाएगा कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लूं? इफ आई टेक एनी पॉइंट देन वोंट द मैग्नेटिक फील्ड बी समथिंग लाइक दिस? यस मैम। आ रहा है नहीं आ रहा? अभी डायग्राम से थोड़ा समझ में आया? आ गया मैम। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होती है वो आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करके ही निकालोगे। डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड के केस में डायरेक्शन आपके राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेंगे, जितने भी मेजरली एग्जांपल्स होते हैं उन सब में। सही है बच्चों, चलूं आगे? मैम मैम अगर इसमें Yes. रेडियस वेरिएबल हो तो? रेडियस वेरिएबल तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन भी अगर मुझे मिलते हैं तो करते हैं, मुझे वैसा क्वेश्चन मिला नहीं है। क्वेश्चन मिला तो बताना। रेडियस वेरिएबल में डिफिकल्ट हो जाएगा मामला निकालना, वो हो सकता है हमारे इस लेवल पे ना निकले, ये वाली इंटीग्रेशन से ना निकले। सही है, यस मैम। चलो। और तो भी अब इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन ये तो हम पेपर पे कर रहे हैं ना। इंटीग्रेशन अब आइडियली जो ये मुश्किल मुश्किल साइंटिस्ट लोग करते हैं वो पेपर पे थोड़ी करते हैं, वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से करते हैं। तो कंप्यूटर जैसे सी प्लस प्लस हो गया, कोई भी आपकी जो रिसेंट लैंग्वेजेस है उनको यूज करके भी आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो ना बेटा। हमने ये चीज अपने मास्टर्स में सीखी थी कि कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सी प्लस प्लस। चलो अब आ जाओ फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, फिजिक्स में यही करते हैं ना अपन लोग, पहले एक मुश्किल सी चीज पढ़ते हैं, फिर आइडियल केस में उसको बहुत ही आसान कर देते हैं। और तुम्हारे फायदा ये है कि पेपर में भी तुम्हारा आइडियल वाला केस ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। तो बेटा सोलेनॉइड को आइडियल सोलेनॉइड तब बोल सकते हैं जब उसकी 2-3 कंडीशंस होती हैं, उसकी सेटिस्फाइड होती हैं। वो हमने अभी देखा कि हमारे पास कुछ सोलेनॉइड है, कुछ इस तरीके से है ना। हम लोगों को पता है कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ये आपकी सोलेनॉइड की लेंथ है, और यहाँ पर जो रेडियस होता है सोलेनॉइड का आपका कुछ छोटा सा, ये आधा इसका रेडियस भी होता है। उसी की वजह से हमारा फॉर्मूला भी आया है। तो बेटा आइडियल सोलेनॉइड का क्या मतलब है? सबसे पहला कंडीशन फॉर आइडियल सोलेनॉइड ये है कि जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू रेडियस। सही है, लेंथ आपकी रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और दूसरी आपकी कंडीशन क्या होती है आइडियल सोलेनॉइड की, कि नंबर डेंसिटी विच इज इक्वल टू n/l इज वेरी लार्ज। तो इसका मतलब यही है कि वायर जो है वो बहुत क्लोजली वाउंड है। वायर इज वेरी क्लोजली वाउंड। तो अब इस तरीके के सोलेनॉइड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, कि यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लेंगे। ये आपका आइडियल सोलेनॉइड का केस है। इनसाइड द सोलेनॉइड आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लोगे यूनिफॉर्म। इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा।
और आउटसाइड हम लोग अभी नेग्लिजिबल कर रहे थे, अब नेग्लिजिबल वाला वर्ड भूल जाओ। आउटसाइड जब आप बात करोगे आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम जीरो ही मान लेंगे, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैम? बेटा क्या होता है, सोलेनॉइड ना आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। होता क्या है कि सोलेनॉइड का जो अंदर वाला एरिया होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। बाहर जाते जाते आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लाइंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बाहर जाते जाते सारे लूप्स में वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो बहुत नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास के एरिया में डेवलप होता है। उसके अंदर वाला जो होता है वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो इसलिए हम बाहर वाले एरिया को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप हो रहा। आइडियल सोलेनॉइड के केस में हम बोलेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही जीरो है। आइडियली वैसे नेग्लिजिबल होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बट हम आइडियल वाले केस में मान लेंगे कि जीरो। हम बार मैग्नेट की तरह। हाँ, लाइक बार मैग्नेट में तो होता तो है ही ना, बट उसके वहां पे हम बोलते हैं कि वहां पे बहुत कम होता है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यस मैम। इसका और बार मैग्नेट का आपका मैग्नेटिक फील्ड डिट्टो सेम है। सही Yes, है, ma'am. चलू आगे। यस तो अब बेटा ये आइडियल सोलेनॉइड देख लिया, तो हम ये आइडियल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं। तुम्हारे जेई के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो इसी से आ रखे हैं कि व्हाट इज दी, अगर आइडियल सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस, तो उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू डिटरमिन दैट। अब क्या डिटरमिन करना है अपन को कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड, ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम निकालने के तो हम पुराना वाला एक्सप्रेशन यूज में ले लेंगे ना। हमें पता है कि बी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। फॉर्मूला शीट बनानी शुरू कर दिया ना सब बच्चों ने, ऐसा तो नहीं है कोई फॉर्मूला शीट ना बना रहा हो? कोई है क्या ऐसा ही बच्चा जो फॉर्मूला शीट नहीं बना रहा हो? एक बार 6 चैप्टर की बनाई है अलग मैम। अलग बना रखे हैं। बना रखे हैं ना, तो अलग अलग चैप्टर की बना रखी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेपल हो जाएंगे, पर बना लेना। धीरे धीरे आपके ये फॉर्मूलाज जो है वो बढ़ेंगे, कम नहीं हो रहे। ठीक है, ये Yes. मैग्नेटिक फील्ड में भी देख लो कि फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज आ रहे हैं। असल में ना क्या है, मुझे तो तभी 11th इजी लगती थी भाई, 11th में कॉन्सेप्ट समझा काम हो गया। यहाँ पे तो फॉर्मूलाज इतने सारे होते हैं 12th के अंदर तो तुम्हारे। चलो, अब ये आइडियल सोलेनॉइड का केस में होता क्या है, हम लोगों ने देखा कि जो आपकी लेंथ होती है वो रेडियस से काफी ज्यादा होगी। तो एक तरीके से मैं लेंथ को कुछ इनफाइनाइट मान सकती हूँ ना, लेंथ इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस, तो लेंथ तो मेरी कुछ इनफाइनाइट हो गई। तो अगर मेरा पॉइंट कहीं पे भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट अगर कहीं पे भी लाई करेगा, इसका एक एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 0 डिग्री। मैम अगर बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बहुत कम बड़ा है, बहुत कम। इनफाइनाइट है, तो बहुत ज्यादा बहुत कम हो बड़ा। जाएगा, 0 डिग्री मान लो 0 आइडियल डिग्री। सोलेनॉइड के केस में। और ये यस वाला मैम, एंगल, जीरो हो जाएगा ये दूसरे वाला एंगल, मैम, ये भी अगर जीरो हो जाएगा। नहीं ये 0 हो पीछे से जाएगा, भी बहुत 180 बड़ा है। डिग्री। मैम दिख रहा 180 है? डिग्री। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लाल से बना दिया ताकि एकदम परफेक्ट दिखे तुम लोगों को। तो डाल दो ये एक्सप्रेशन में, बताओ क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे प्लग इन कर दोगे तो बी की वैल्यू कितनी न्यू हो नॉट जाएगी, एन आई। हाँ, n/2। बिल्कुल सही, अपॉन 2, और ये cos थीटा 2 हो जाएगा आपका 180, cos 180 माइनस cos 0, है ना, कुछ ऐसा ही आएगा ना तुम्हारे पास। तो डायरेक्शन अगर हम छोड़ते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास n म्यू नॉट आई नहीं आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है ये वाली यस चीज? मैम। 2 तो कट जाएगा ना, एक आपके पास यहाँ से 1 आएगा, एक आपके पास cos 0 का 1 आएगा, तो 2 तो कट जाएगा ना आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये आपका आइडियल सोलेनॉइड होता है। इसी का मतलब है कि हमारा आइडियल सोलेनॉइड है। आइडियल सोलेनॉइड में ऐसा नहीं है कि भाई इनफाइनाइटी बना दिया है, बट अगर सपोज मेरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, अगर सोलेनॉइड की लेंथ, हाँ बेटा, मैम cos 180 माइनस cos 0 डिग्री तो -2 होगा, तो नेगेटिव माइनस साइन नहीं आएगा, आना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपके पास n म्यू नॉट आई आएगा, माइनस तो ओके आपका मैम। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देख लोगे ना। सही है, वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, डायरेक्शन अपनी राइट हैंड थंब रूल से देख लेना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड उसके एक्सिस पे। अब अगर मैं यही सेम एक्सप्रेशन उसके एंड पे लगाना चाहती हूँ तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड, जो उसका एक्सिस है उस पे। नाउ लेट मी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड at one end
मैम at एक one एंगल end. 90 हो जाएगा, एक एंगल 0 हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो क्या वैल्यू आएगी? न्यू नॉट ni/2। मैम न्यूनत है ना यहाँ पर। सबकी यही आ रही है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो ना सबके सब बच्चे। कैसे आ गया भाई? अब मैम हमें पता है फिर से। 1089 इस तरह। बिल्कुल सही, 10,190 उस तरह आ गया। हमें पता है कि कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, cos θ2 माइनस cos θ1। अब मेरा क्या हो गया केस? अब मेरा जो ये सोलेनॉइड है वो हो गया इनफाइनाइट सोलेनॉइड था, एल काफी बड़ा है। यहाँ पर मेरा पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंट के लिए अगर मुझे निकालना है तो इस पॉइंट से अगर मैं निकालूंगी, मेरा एंगल निकालने की कोशिश करूंगी, तो एक एंगल तो बच्चों ने बिल्कुल सही बोला 0 हो जाएगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सही पता ना बेटा? ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला हमारा एंगल रहेगा ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं बच्चे। तो अगर ये वाली यस सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू मेरे पास कुछ आ जाएगी n/2। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास उभर के आया, जो तुम्हारे कभी कभी ऐसे एनसीईआरटी वाले भी ये डेरिवेशन में दे देते हैं। डेरिवेशन में क्या, ये डिटरमिन करके बताओ कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के एंड पे वो आधा हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो सोलेनॉइड के एंड पे रहता है वो आधा हो जाता है जब अंदर आप किसी पॉइंट पे देखते हो, तो अंदर आपका कुछ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो अगर इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ ना तुम्हारा, तो ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि सपोज मैंने ये अपना बढ़ेगा सोलेनॉइड, फिर यूनिफॉर्म रहेगा फिर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला कि अगर सपोज मेरा सोलेनॉइड की लेंथ एक यहाँ पर थी, फिर आगे मैंने एक्स तक उसको रख रखा है, तो होगा क्या कि आपका सोलेनॉइड बाहर तो नेग्लिजिबल रहता है, तो बाहर भी थोड़ी सी वैल्यू होती है बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। जब आपका किसी एक पॉइंट पे है तब आपका हाफ रहता है। सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 जब वो एंड पे है। फिर आपका कांस्टेंट रहेगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहती है आपकी, और फिर आपका जब सोलेनॉइड खत्म हो जाता है तो आपकी फिर से एक मिनिमम वैल्यू आ गई, एक ये मिनिमम वैल्यू आ गई, एंड फिर आपका फिर से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया। So this is corresponding to the length of the solenoid. This is at 0, this is at point L. Is this okay? मैम लेकिन ये फील्ड जो है तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना? हाँ, ये Constant फील्ड डिस्टेंस क्यों में है? मैटर ही नहीं कर रहा। बट होता क्या है कि जब वो एंड्स पे आ गया तो एंड्स पे आपकी अंदर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड्स पे जैसे ही आया तो आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी तो चली गई। यस मैम ठीक है। तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि आधी वाली जो है वो स्प्रेड आउट हो गई, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना मैटर नहीं करता। अगर आप कोई रियल सोलेनॉइड देखते हो, ये तो मैंने आइडियल सोलेनॉइड का ग्राफ बनाया, रियल सोलेनॉइड के ग्राफ में पता है कुछ ऐसा डिफरेंस आ जाता है। ये मैं इरेज कर दूंगी बाद में ताकि कंफ्यूजन ना हो। रियल सोलेनॉइड का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पे मैक्सिमम आता है और बाकी वाले पॉइंट पे कुछ इसी तरीके से रहता मैम स्टक है स्क्रीन। है। अच्छा मैम बेटा, एक लग second। रहा है स्टक हो गई। ठीक है बेटा, एक सेकंड रिफ्रेश कर रही हूँ। तो काफी देर बाद स्टक हुई, सोलेनॉइड वाला केस तो पूरा हुआ। आ गया अब? देखा रियल और आइडियल में डिफरेंस? आइडियल के Yes, केस ma'am. में यही डिफरेंस है। Yes, रियल वाले केस में क्या है कि जैसे जैसे एक्सेस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे एक्सेस के पॉइंट पे चलते रहोगे आगे, तो सेंटर पे जाके तुम्हारा जो फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगा। आइडियल वाले केस में क्या होता है कि तुम्हारा बीच में पूरे केस में यूनिफॉर्म मानते हैं और एकदम से एंड्स पे बोल देते हैं कि आधा हो गया। रियल वाले केस में जब रियल सोलेनॉइड होता है तो ये होता है कि उसका एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है उस पे, बाकी पॉइंट्स पे धीरे धीरे कम होता रहता है। सही है यस बच्चों? मैम। यस मैम। यस यहाँ मैम। तक क्लियर है सब लोगों को ये चीज? Yes, ma'am. जी Yes, एक बार ma'am. पीछे वाली स्क्रीन दिखाना। हाँ, एक बार पीछे वाली स्क्रीन देख लो। पीछे माइनस नहीं आना चाहिए। बेटा माइनस आपके डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। कुछ कुछ ना बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे एक्सप्रेशन ही आपका उल्टा कर दिया है, cos θ1 माइनस cos θ2 लिख दिया है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपका मेजरली डायरेक्शन वाली बात होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या आ रही है, वो आप राइट हैंड रूल से बताओगे, है ना? यहाँ पे डायरेक्शन तो अपन लोग बता ही नहीं सकते ना। एक मैम ये second, फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है फिर? है ना? तो मैं बोला राइट हैंड रूल से बताओगे। मैं ये बोल रही हूँ कि Okay, साइन ma'am, से ठीक। आपका जो ये डी वाला एक्सप्रेशन है इसको आप यूज कर लो उसके लिए कि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। डायरेक्शन अपनी राइट हैंड रूल से बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, चलूं आगे। यस मैम। अब यही वाली सारी की सारी चीज देखते हैं कि तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम्हें क्या दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब जो मैंने पूरा पार्ट पढ़ा है वो तो दे नहीं रखा, तुम लोगों को भी पता है, एनसीईआरटी तो पढ़ चुके हो। तो एनसीईआरटी में क्या डेरिवेशन दे रखी है?
किसी बच्चे नाम को ही नहीं पता पढ़ी है? है। इस चैप्टर की नहीं पढ़ी मैम, थर्ड चैप्टर। मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ। नो मैम। अच्छा स्कूल में नहीं हुआ है तो हम आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा ये चीज नहीं सुन के। मैम हमारे नहीं स्कूल में हो मैम, गया। हमारे स्कूल में खत्म होने वाले पहुंच गई हम है। अच्छा एक चीज खत्म होने में। हाँ बेटा। अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है हमारे स्कूल में तो। अरे भाई साहब मैम इतना हमारा भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मैम फर्स्ट बुक खत्म होने की तरफ है। कैसे, इतना जल्दी तुम्हारे टीचर्स कैसे करवा रहे हैं यार? मेरे को तो, मेरे से तो नहीं हो रहा ये वाला। मैम हमारे फिजिक्स वाले सर शुरुआत ना से बहुत बढ़िया हैं। 3-3 4-4 घंटे क्लास ले लेते हैं वो। यार ये अच्छी चीज है ना, देखो अब ये वाला मैम लिबर्टी हमारे मुझे नहीं मिल पा कुछ रही। चल नहीं रहा, स्कूल में कुछ नहीं चल रहा बोल रहा है बच्चा। मतलब हमारा तो टीचर नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही खत्म हुआ है अभी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म बिल्कुल हुआ आप है? जैसे पढ़ाते हैं। अच्छा यार फिर तो तुम बहुत लकी हो यार, ऐसी बात है तो। 2 साल यस से मैम। टीचर नहीं है मैम। अच्छा कुछ नहीं होता बच्चों, चलो जिनके टीचर अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट हो गया, वो दो दो अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनके अच्छे नहीं है वो भी मैं तो यही बोलूंगी कि क्लास में फोकस जरूर करो। जब बैठे हुए हो क्लास में तो फोकस करके पढ़ो। हो सकता है थियरी में दिक्कत आए बट क्वेश्चन तो खुद अपने आप से सॉल्व कर ही लोगे, जी मैम। है ना बेटा? तो यही बनाया था हमने सोलनॉइड, कुछ इस तरीके से बनाया था। एनसीईआरटी में क्या डेरिवेशन दे रखी है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से दे रखी है तुम्हारी, कि मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में बताओ, इस केस में अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताओगे? मैम एक ये डीएल एलिमेंट है ऊपर वाला, जैसे बाहर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा और ये साइड में जाएगा, मतलब हम राइट साइड राइट जाएंगे। हैंड साइड में जाएगा मैग्नेटिक ऐसे आ फील्ड। जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेस। राइट मैग्नेटिक हैंड फील्ड ये थंब समझ रूल। में आया कि मैंने कैसे बनाया? राइट हैंड थंब रूल अगर मैं यस लगाऊंगी तो मैम। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कुछ ऐसे बनेगा। तो ये तो मेरा चलो पूरा का पूरा सोलेनॉइड हो गया। अब अगर हमें एम्पियर लॉ लगाना है तो हम क्या करते थे, कोई लूप मान लेते थे। तो सपोज मैं यहाँ पर तुम्हारा एक स्क्वायर लूप मान लेती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऐसे कुछ स्क्वायर लूप है। सो लेट मी नेम दिस लूप, क्योंकि नाम तो देना ही पड़ेगा, ABCD। अब तुम लोगों को याद होगा कि अगर मैं गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में लेती थी तो जितने सारे एरियाज होते थे मैं वो सारे के सारे एरियाज कंसिडर करती थी, यस मैम। है ना? तो नाउ आई एम हैविंग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू माई म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। यही होता है ना एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर भी अगर मुझे ये B डॉट DL वाली चीज कैलकुलेट करनी है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL कैलकुलेट करना है, तो हम तब क्या करते थे? सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस भी लिया हमने, उसके जो ऊपर नीचे वाले पाई आर स्क्वायर वाले एरिया है वो भी लिए। तो अगर मुझे ये पूरे के पूरे कर्व के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये सारी की सारी लाइंस नहीं लेनी पड़ेंगी इस केस में। So basically what I have to do is find out the integral over, what I have to do is I have to find out the integral over, close हटा देते हैं, एबीसीडी। वेरी गुड। ABCD नहीं, A से लेकर B तक। हाँ बेटा। मैम आपने जब ये बॉक्स बनाया था उसके बाद आपकी वॉइस कट गई थी। अच्छा कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये बॉक्स हमारा बॉक्स नहीं है, ये है हमारा एम्पियर्स लूप। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना एम्पियर वाले क्वेश्चन, एम्पियर एक लूप बना देते हैं। दिस बॉक्स इज आवर एम्पियर्स लूप। सही है ये चीज कि हाँ मैम एक एम्पियर लूप हमने बना दिया। सपोज एम्पियर लूप की डायरेक्शन भी मैंने ऐसे ही कुछ ले ली। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये एम्पियर लूप मैंने अगर बना दिया तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। दिस इज ऑल्सो ओके। यस मैम, ये हमने कल ही क्लास में पढ़ा है कि दिस इज माई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अगर मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है यहाँ पर, एम्पियर सर्किटल लॉ आपका लाइन इंटीग्रल पे लग रहा है, तो वहां पे जितनी भी लाइंस है वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप एक सर्कल ले लोगे तो चलो वो तो आपका कांस्टेंट सर्कमफ्रेंस है। यहाँ पे तो हमारे पास 4 लाइनें आ गई ना, AB BC DC और DA। तो मुझे 4 लाइनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना ये लाइन इंटीग्रल इसका, और चारों के चारों केस में जो ये वैल्यू आएगी वो मैं निकालूंगी। सही बात है ना बच्चों? तो A से लेकर B तक, B से लेकर C तक B डॉट DL, प्लस C से लेकर D B डॉट DL, प्लस ये D से लेकर A B डॉट DL। अब यहाँ पर भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को क्या दिख रही हैं कि अगर मेरा लूप कुछ इस तरीके से चल रहा है, अगर मेरा लूप कुछ इस तरीके से चल रहा है तो BC और AD में तो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर नहीं हो जाएंगे? यस मैम, वो और 0 हो 90 आ जाएगा। जाएगा। तो वो तो cos 90 आ जाएगा, वो 0 हो जाएंगे। तो ये वाली चीज लिख लो, ये वाली चीज लिख लो। ये भी मुझे ना एनसीईआरटी में तो मैं इसकी डेरिवेशन मुझे अच्छी ही लगी थी, तभी थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ। कौन कौन से केसेस में? BC और AD के केस में। इन केस ऑफ BC B डॉट DL is becoming equal to AD, सॉरी DA लिख देते हैं इसको, AD की जगह DA लिखा हुआ है ना पीछे। तो DA B डॉट DL which is coming out as integral of B
इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, कॉस 90 के बराबर है। तो ये आपका 0 हो गया। इज दिस ओके? Yes, लग रहा ma'am. नहीं। स्क्रीन स्टक है, बट ठीक है, एक बार ये चीज समझ में आई ना कि ये 0 आ गया। जी मैम। Yes, ma'am, ये Yes, तो ma'am. समझ आ- एक सेकंड अभी रिफ्रेश कर देती हूँ। डीसी का आपने बताया था कि बार नेग्लिजिबल होती है। हाँ, उसकी वजह से वो 0 हो जाएगा। Yes. वहां पे बी 0 है तुम्हारा, है ना? तो खाली ए बी की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, ऐसे बढ़िया बात पकड़ी। चलो अब मैंने आगे क्या बोला कि दूसरा वाला केस जो है वो तुम सीडी वाला केस ले लो। सीडी वाले केस में तुम्हारा बी डॉट डीएल वैसे ही 0 हो गया। व्हाई इज दिस 0? सिंस फील्ड आउटसाइड इज 0, D 0 फील्ड आउटसाइड इज 0। तो अब हमारे पास जो पूरा का पूरा इंटीग्रल है वो खाली ए और बी की वजह से बच गया। तो अब अगर मैं ए और बी की वजह से निकालूंगी, सो फ्रॉम ए टू बी इफ आई वांट टू कैलकुलेट बी डॉट डीएल, अब यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में बी और डीएल एक दूसरे के पैरेलल है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये लेंथ एलिमेंट है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। Yes, ma'am. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डीएल कॉस 0, कॉस 0 करते हैं, थीटा हटा देते हैं, कॉस 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि बी को बाहर ले लो और डीएल पे पूरे पे इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डीएल। तो अब ये जो डीएल इंटीग्रल है वो मैं पूरे के पूरे सोलेनॉइड के ऊपर ही कर देती हूँ, है ना? डीएल वाला जो इंटीग्रल है अगर वो मैं पूरे के पूरे सोलेनॉइड के ऊपर ही कर दूं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. कर सकते हैं ना? मैं ये वाली चीज अगर कर दूं तो ये तो मेरा बीएल के बराबर आ गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो अगर आपका एक टर्न के थ्रू, अगर आपका एक टर्न के थ्रू आई करंट निकल रहा है, तो टोटल करंट सोलेनॉइड के थ्रू कितना निकल रहा है? टोटल करंट सोलेनॉइड के थ्रू कितना निकल रहा है? नंबर ऑफ I टर्न्स into मल्टीप्लाइड N. बाय आई। I Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से आ गया ना मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, यही तो एक्सप्रेशन आया था इनसाइड द ma'am. सोलेनॉइड, मेरे पास यही तो एक्सप्रेशन आया था, n म्यू नॉट आई। यस मैम, ये यार क्लियर है डेरिवेशन ये वाली भी? Ma'am, वो L कहाँ गया? मैम वो n by कैपिटल n अपॉन l। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, इसको लिख दूं यहाँ पर, सिंस n इज इक्वल टू कैपिटल n अपॉन l। सही है? Yes, ma'am. मेरी यू नॉट आई कैसे होगी ये बताना मुझे। बेटा वो लगा दिया ना एम्पियर्स लॉ। चलो इसको थोड़ा सा लिख ही देती हूँ मैं थोड़ा ढंग से, और बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम ये तो नहीं समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, थोड़ा सा ढंग से लिखा और तो लिखने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट मी, so let us consider that Ampere's loop covers the entire solenoid, मैम ये एक्सेस का है ना? हाँ ये एक्सिस का है, ये एक्सिस का है खाली। तो एक्सिस के केस में अब अगर मैं ए से लेकर बी तक जाके इसको बी डॉट डीएल को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, बीएल। ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वही आ गया हमारे पास। नाउ ये जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल आया है, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट इनक्लोज्ड है ये कितना हो जाएगा, I into N. वेरी गुड, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न। तो यहां से मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, विच मीन्स दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय I। अब ये जो n अपॉन L है इसी को तो हम लोगों ने स्मॉल n लिखा था ना, नंबर डेंसिटी। यस मैम। तो यहाँ से आ गया ना बेटा, B की वैल्यू कितनी आ गई, n म्यू नॉट I। हाँ सही है, मैंने स्लाइड बना दी तो बच्चों को अच्छे से याद भी रहेगा। वहां पे अगर मैं क्रैप करके लिखती तो बच्चों को दिक्कत आती। क्लियर है? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड का केस जो है वो हम अपना कर सकते हैं। चलूं आगे, चलूं थोड़ा सा टोरॉइड भी इंट्रोड्यूस करा दूं। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब टोरॉइड जो होता है मैम ना, बैक पेज दिखा दो 1 मिनट। अच्छा बेटा एक सेकंड, ये वाला, मैम इससे भी पीछे वाला। इससे भी पीछे वाला, ये वाला। मैम आज क्वेश्चन नहीं करेंगे? यस मैम 1 मिनट। यार इसकी ना मेरा मन है कि सोलेनॉइड की थ्योरी करवा के क्वेश्चन करवाऊं। क्वेश्चन करवाना तो मैं 1-2 क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ। बताओ क्वेश्चन करवा दूं पहले? हाँ सही है, टोरॉइड बाद नहीं में मैम, discuss Ma'am, टोरॉइड theory करा करा दो। दो पहले। थियरी theory पूरी नहीं करा दो। होगी टोरॉइड की आज। कोई नहीं मैम, बाद में कर Ma'am, लेंगे। कोई नहीं, इंट्रोडक्शन ठीक है। बता। टोरॉइड की इंट्रोडक्शन ले लो। आज का सोलेनॉइड के क्वेश्चन है, 4-5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं उसके भी मेरे पास।
क्योंकि तुम्हारे जेई में आई वही क्वेश्चन रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे, जब फोर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तब सोलेनॉइड के और क्वेश्चन एड अप हो जाएंगे। ये भी पूरा का पूरा चैप्टर वही है कि एक दूसरे से सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है। सही है, कर लिया नोट डाउन? यस मैम। ठीक है, इसका मैम 1 मिनट। हाँ बेटा। टोरॉइड मुझे हो तुम्हारी गया मैम। एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, मुझे एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन ही अच्छी लगी उस केस में, और किसी की अच्छी नहीं लगी। ठीक है, कर लिया, चलूं आगे? यस मैम चलो, अब टोरॉइड इज नथिंग बट ऐसे घुमा हुआ सोलेनॉइड। तो टोरॉइड की डेफिनेशन में मैं वही लिखूंगी, इट इज अ सोलेनॉइड bent in the shape of a circle, bent into the shape of circle। तो सपोज तुमने सोलेनॉइड पूरा का पूरा ऐसे सीधा वाला एक सोलेनॉइड लिया और उसको ऐसे कर्व करके उससे एक सर्कल बना मैम इसकी नहीं स्टक है। हाँ बच्चा, एक सेकेंड। यस, अभी विजिबल है? ठीक है, तो अब मैं Yes, क्या ma'am. बोल रही हूँ कि सपोज तुमने ऐसे एक सोलेनॉइड लिया और सोलेनॉइड का ऐसा सर्कल बना दिया, सोलेनॉइड को तुमने ऐसे सर्कल बना दिया, तब तुम्हारे पास टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड तुम्हारा ना कुछ इस तरीके से दिखता है, घुमा घुमा हुआ। टोरॉइड तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखता है कि थोड़ा सा मुश्किल है उसको बनाना। सपोज अब मेरे पास कुछ इस पूरे के पूरे राउंड राउंड होते हुए उसके ही पैरेलल में मेरे पास एक पीछे से करंट वाली वायर निकल गई, इसके अक्रॉस में अपनी बैटरी लगा सकती हूँ। कुछ इस तरीके से तुम्हारा टोरॉइड दिखता है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एन इमेज एंड शो इट टू यू गाइस। टोरॉइड की हाँ, ये देखो, ये बढ़िया इमेज है टोरॉइड की, ऐसे सोलेनॉइड का घुमा हुआ फॉर्म। देखो, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ इस मैम तरीके, इसका यूज क्या होता है? इसका भी यही होता है कि ये भी ये तो स्ट्रॉन्ग, देखा देखा लग रहा है मैम। ये भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है बेटा। इसको भी तुम अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करोगे। अगर इसको तुम्हें अपनी कॉपी में बनाना है तो कॉपी में बनाने के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम देख लेना। होता है मैम ये पानी की में। अच्छा, वहां पे देखा हुआ है सब बच्चों ने? कहाँ पे मैम? पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, बच्चे बोल रहे हैं कि देखा हुआ है एक्चुअल में हम लोगों ने। कहाँ मैम पे नहीं, एक जगह पे ना मतलब मैग्नेट में ऐसे लगा रखा था। अच्छा, चलो मुझे एक बार मतलब ऐसे फोटो जरूर भेजना अगर देखा हो तो। देखो मैम कुछ इस फैन तरीके के से। मोटर में ऐसे लगा रहता है। अच्छा, सब बच्चों ने ऐसे फैन की मोटर भी खोल रखी है क्या? यस मैम। अरे नहीं वाह मैम, यार, ऐसे Yes, ma'am, मैंने वो ऐसा ही लगा स्पीकर रहता है। खोल रखा था। हमारे पास स्पीकर ऐसे में देखा था। रणछोड़दास चाचड़ बच्चे हैं जो ऐसे खोल के बैठे हुए हैं, सारे के सारे ऐसे मशीन हमारी। ठीक है, अभी दिख रहा है जो मैंने डायग्राम बनाया, मुझे वो नो बहुत ही मैम, वाहियात लगा। टॉप पे देखा था। मैम सही है आपका, मतलब वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, बट ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और बेटर मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश कर दी है, थोड़ा नीचे ही बना देती हूँ ताकि वो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है छोटी सी वो भी तुम लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कुछ टोरॉइड की शेप। टोरॉइड तुम्हारा, टोरॉइड भी यही होता है, उसका भी आपका काम वही होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह तुम्हारा काम करता है, और कुछ काम नहीं है इसका भी। तो सबके काम जो है वो तुम्हारे सेम ही है। अब एक डायग्राम फिर से थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं ताकि तुम्हें थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये डायग्राम मैं पहले लगाने भूल गई, तो कोई नहीं, अभी फटाफट लगा दिए क्लास में। चलो, अब टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? सेंटर पे 0। सेंटर पे 0 क्यों आएगी? इसको एम्पियर्स लॉ से इमेजिन करो। सर्कल। बिल्कुल सही, इसको एम्पियर लॉ से इमेजिन करो। सपोज मैं ये सेंटर वाला कोई पॉइंट देख रही हूँ, सपोज मैं ये सेंटर वाला कोई तरीका देख रही हूँ, सेंटर से उसको इमेजिन कर रही हूँ। तो सेंटर में सपोज मेरे पास लूप नंबर 1 बन रहा है। तो फॉर लूप 1 आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप क्लोज सरफेस इंटीग्रल करोगे बी डॉट डीएल का, वो 0 हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना? क्योंकि आई इनक्लोज्ड ही तुम्हारा 0 है, आई इनक्लोज्ड ही हमारा 0 रहेगा। सो दिस टेल्स मी वेरी क्लियरली कि इनसाइड द टोरॉइड देयर इज नो फील्ड। इज दिस पार्ट ओके? अच्छा, म्यूट कर लो अपने आप को बेटा। कहाँ से इतना मैम शोर आ रहा है? इसको म्यूट कर दो प्लीज। हाँ, इसको म्यूट कर देते हैं, कोई नहीं।
ठीक है, तो इनसाइड द टोरॉइड आपका जो फील्ड रहता है वो 0 रहता है। अब बेटा अगर मैं यही सेम चीज आउटसाइड द टोरॉइड इमेजिन करूंगी ना, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पे भी मेरा जो नेट फील्ड है वो 0 आएगा। अब वो 0 कैसे आएगा, वो ये चीज समझो। टोरॉइड के अंदर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। टोरॉइड के अंदर भी भाई ये तो मेरा सपोज एक्सेस हो गया टोरॉइड का, ये मेरा एक्सेस हो गया टोरॉइड का। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरे पास हो सकता है अंदर वाली डायरेक्शन में कुछ ऐसे अंदर की ये ऊपर की साइड पे आ रहा हो करंट, ये वाला जो करंट है वो पूरा का पूरा ऊपर की साइड पे आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे जो बाहर वाला करंट है वो कुछ अंदर की साइड पे जा रहा होगा। कुछ इसी तरीके से होएगा टोरॉइड का केस भी, जैसे सोलेनॉइड का हुआ था सेम, सोलेनॉइड का जैसे हुआ था सेम। तो अब यहाँ पर भी मेरे पास 3 ही केसेस बन रहे हैं कि एक तो इनसाइड द टोरॉइड क्या फील्ड आ रहा है, एक मेरा क्या फील्ड आ रहा है टोरॉइड का जो एक्सेस है उसके ऊपर, और एक मेरा क्या फील्ड आ रहा है टोरॉइड का जो ये पूरा का पूरा टोरॉइड है उसके बाहर। तो लेट मी क्रिएट 3 एम्पियर्स लूप। एक तो मेरा ये एम्पियर लूप हो गया, दिस लेट मी से इट इज लूप 2। एक हम लोगों ने, अच्छा अब मेरी स्क्रीन वाले बोल रहे हैं कि बस हो गया, 2-3 मिनट है। मैम इन लोगों से स्क्रीन ठीक करा लो। किन से कराऊं ठीक स्क्रीन? जो खोल खोल के बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वालों से, माइक्रोसॉफ्ट वालों से, गूगल वाले को कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे तो लग रहा है किसी से। ठीक है, लेट मी से दैट दिस इज लूप 3। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि लूप 1 के लिए आई एनक्लोज जो होगा वो हमारा 0 होगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी 0 रहेगा। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। अब बेटा लूप 3 को देखो, तो लूप 3 के केस में जब मैं आई की वैल्यू लिखूंगी तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतने ही अंदर भी तो जा रहा है। यस कुछ ऐसा दिख रहा है? तो भाई लूप 3 के लिए भी मेरा आई एनक्लोज नेट तो 0 ही आएगा। यस जितना करंट बाहर के साइड पे आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। तो बेटा आउटसाइड द टोरॉइड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द टोरॉइड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो 0 ही आता है। अब देखते हैं अंदर वाला केस। नाउ लेट अस कंसीडर लूप 2। तो लूप 2 में हम अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। तो लूप 2 के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देंगे। हम लोगों को पता है दैट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होता है वो आपका म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे आपका खाली एक ही तरीके का करंट, जो आपका ये जो बाहर आता हुआ करंट है वो आपका आएगा। सो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट बी डॉट 2 पाई आर दैट विल बी द लेंथ ऑफ माय सेकंड लूप। लेट मी से इट इज एट अ डिस्टेंस r। सही है, b डॉट 2 पाई आर विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर भी उतने ही टर्न्स आएंगे जितने टर्न्स मेरे पूरे सोलेनॉइड में होंगे, यस मैम। है ना। सो आई कैन राइट इट इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय i। जिस तरीके से, मैम स्क्रीन से स्टार्ट। एक सेकंड बेटा, मैम ये 0-0 क्यों हो गया इनमें दोनों में? बेटा 0-0 से होगा कि करंट इनक्लोज भी 0 हो गया। तो अगर करंट इनक्लोज 0 है हमारा तो राइट हैंड साइड तो 0 ही होगी ना। एम्पियर्स लूप के एम्पियर्स लॉ जब हम लगाते हैं तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है ना हमारे पास। तो अगर आई 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ही आएगा। ओके, सही है बच्चा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो दैट अगर आप n अपॉन 2 पाई आर देखो सो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यू है वो n म्यू नॉट आई आ जाएगी। वही सेम एक तरीके से सोलेनॉइड वाला एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास टोरॉइड के केस में। सही है, में तो सेम ही है। सेम ही एक्सप्रेशन है, बस यार शेप भी तो अलग है तो सोलेनॉइड ही है भी। यस जो डिफरेंस है और कुछ तो डिफरेंस ही नहीं है। क्लियर है? तो टोरॉइड की भी थ्योरी यही है और कुछ मुझे करवाना नहीं है। ओके मैम। ठीक है, तो इतना ही करते हैं फिर आज की क्लास में बच्चों। अगली क्लास में अपन लोग थोड़े से क्वेश्चंस मैं सोलेनॉइड के तुम्हें होमवर्क में भी दूंगी, वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, सो ट्राई टू डू इट। नहीं होते तो मुझे जो आपका डाउट ग्रुप है उसमें बताना, इसी के साथ में दे दूंगी। जो आपको स्लाइड है ना उसी के पीछे 4 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं असाइनमेंट के, वो सब बच्चे करेंगे। फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग वहीं से पहले ही करेंगे। सोल्यूशन मिल जाता है। हाँ, तो सोल्यूशन भी डालूंगी मैं, सोल्यूशन में डाल ही नहीं रही। ठीक मैम है, आप फाइनल सब आंसर बच्चे डाल देना बस। फाइनल आंसर भी डाल दी, सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम लोग को चारों क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, तुम लोगों के क्या आंसर आए उसके बाद आगे चलेंगे अगले टॉपिक। सही है बेटा? यस हाँ मैम। बच्चा।